हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू श्री क्लासेस। टुडे वी हैव अ डिफरेंट टॉपिक। आज हम कुछ एक थोड़ा डिफरेंट टॉपिक पे बात करेंगे। डिफरेंट से अलग हटकर ये भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेरे पास पर्सनल रिक्वेस्ट भी आई छात्रों की, बहुत सारे स्टूडेंट्स की, सर कि फिगर ऑफ स्पीच पे आप वीडियो बनाइए। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो फिगर ऑफ स्पीच का है। फिगर ऑफ स्पीच की जब बात करें तो ये कहाँ कहाँ कितना जरूरी है। अब तो जो पहले तो हम देखें तो लिटरेचर वाले बहुत सारे सेक्शंस में, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता था, लेकिन अब बात करें तो ग्रामर में भी ये वन वर्ड में भी पूछ लिया जाता है। यहाँ तक कि एसएससी में काफ़ी बार पूछा गया है। पिछले आप प्रैक्टिस सेट्स को या पेपर्स को उठाइए तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा ये पूछा जाता है। तो फिगर ऑफ स्पीच जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए उतना इंपॉर्टेंट है। ये लिटरेचर वालों के लिए नहीं है, ग्रामर वालों के लिए उतना इंपॉर्टेंट है। ये आपको खुद लग जाएगा जब एग्जाम में आप अपियर होंगे तो आपको दिख जाएगा कि इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो हम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम इसको स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं फिगर ऑफ स्पीच क्या है, आखिर क्यों ये फिगर ऑफ स्पीच हमें दिया गया। अपनी बात को हम एक तो साधारण तरीके से रखते हैं, और दोस्तों दूसरा तरीका हमारे पास होता है कि हम उस बात को प्रभावशाली बनाने के लिए थोड़ा हम फिगर ऑफ स्पीच का यूज करते हैं। जैसे एक बात के लिए अगर मैं कहूं कि वो बहुत बहादुर है, वो बहादुर कहा मैंने, बहादुर निश्चित रूप से मैंने उसको बहादुर कहा, लेकिन साधारण तरीके से मैंने उसको बहादुर कह दिया। अब अगर उसको प्रभावशाली बनाने के लिए इफेक्टिव मोड में हम उसको बोलें तो मैं कह सकता हूं वो ऐसा है जैसे कि शेर जैसा है। तो शेर जैसा मैंने उसको बोला या शेर जैसा बहादुर बोला, तो तुलना हमने जो शेर से कर दी तो उस बात का प्रभाव बढ़ गया। अगर मैं यूं ही सीधे शब्दों में कह दूं कि कोई भी व्यक्ति इतना सुंदर है, तो सुंदर कहने से कोई मैं कह दूं उसका रंग सफेद है, तो उतना कहने से प्रभाव नहीं बना जैसे मैं कहने लगता हूं उसका रंग ऐसे सफेद, स्नो वाइट का रंग ऐसे सफेद है जैसे बर्फ। तो बर्फ से तुलना करने पर वो बात ज्यादा असरदार हो जाती है, वो ज्यादा प्रभावी हो जाती है। तो सीधे शब्दों में हम ज्यादा घुमा फिरा कर बात ना करके सीधे शब्दों में कहें तो किसी बात को प्रभावशाली तरीके से कहने के लिए, उस बात में असर ज्यादा बढ़ाने के लिए हमें फिगर ऑफ स्पीच की जरूरत होती है। और इन्हीं फिगर ऑफ स्पीच पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो हम चलते हैं। सबसे पहले हमारा जो फिगर ऑफ स्पीच है, जो सबसे पहला नंबर जिसका है वो सिमिली है। सिमिली, सिमिली की बात करें तो इट इज अ कंपैरिजन। ये ध्यान रखना है हमें, ये क्या है, इट इज अ कंपैरिजन। ये एक तुलना है। सबसे पहला और सबसे आपने सबने पढ़ा होगा, इट इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स। ये दो चीजों के बीच में एक तुलना है, बिटवीन टू। अगर बात करें आप तो जो डिफरेंट थिंग्स होती हैं उन डिफरेंट थिंग्स के बारे में बहुत इजी है। डिफरेंट थिंग्स के बारे में इनके बीच में एक तुलना जो की जाती है, उसमें उस तुलना को हम सिमिली के नाम से जानते हैं। बहुत आसान है। अब देखिएगा एक एग्जांपल मैं लिखता हूं। जैसे एक लाइन है, दाई सोल वॉज लाइक स्टार। तो ये जो वर्ड है दाई सोल वॉज लाइक अ स्टार। अब यहाँ ये लाइन हमने वर्ड्सवर्थ की कविता है जो मिल्टन के लिए डेडिकेटेड है, उस पोएम से मैंने ये लाइन उठाई है। तो यहाँ जो वर्ड है आपने तुलना की है, सोल की तुलना किससे कर दी, स्टार से कर दी है, कंपैरिजन किया है। तो तुलना करने के लिए जो दो चीजों के बीच में तुलना हो सिमिली है। लेकिन इसका एक और इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसमें हमें ध्यान ये रखना है, आपको ये एज ध्यान रखिएगा, एज लाइक और ये जो तुलना करने वाले वर्ड हैं, सो, एज लाइक, सो, ये सब वर्ड्स सब मिल जाते हैं इसमें। ध्यान रखिए, इसमें एज लाइक सो ये वर्ड तुलना करने वाले जो वर्ड्स हैं वो भी यूज किए जाते हैं। तो सिमिली में दो चीजों के बीच में तुलना की जाती है। अगर मैं कहने लगूं वो इतना बहादुर है, ही इज एज ब्रेव, किसी भी चीज के लिए कहने लगूं, मैं लाइन से मैं उसकी तुलना करने लगूं, व्यक्ति की, सीधे शब्दों में किसी भी वस्तु व्यक्ति की तुलना हम दूसरे से करने लगे और उसमें शब्द एज लाइक सो भी आ जाएं, तो वो फिगर ऑफ स्पीच सिमिली होता है। अगला एक और उदाहरण हम देखते हैं। देखिए, सी इज एज ब्यूटीफुल, एज ब्यूटीफुल, सी इज एज ब्यूटीफुल, सी इज एज ब्यूटीफुल एज अ रोज। वो इतनी सुंदर है जैसे कि एक गुलाब। अब देखिएगा उसकी तुलना हमने किससे कर दी, गुलाब से कर दी। और साथ ही साथ हमने एज वर्ड भी रख लिया। जो हम बोल रहे हैं सिमिली में हमें एज लाइक सो भी लाना है। तो हमने दोनों एग्जांपल्स आपके सामने रखे, उसमें एज लाइक दिए हैं, ये भी हैं, दोनों के बीच में तुलना की जा रही है, ये भी है। तीसरा हम एक और एग्जांपल देखते हैं। कोई भी एग्जांपल हम अगर इसमें देखें तो आपने मर्सी पोएम पढ़ी होगी, इट ड्रॉप एज जेंटल लेंथ, वहां भी है। तो कहीं पर भी हम ज्यादा एग्जांपल्स को, इसमें ये बहुत इजी भी है, हम आगे और फिगर ऑफ स्पीच पे थोड़ा डीपली देखेंगे, इसको सब आप करते चले जा रहे हैं तो इसको आसानी से समझा जा सकता है। जब दो शब्दों के बीच में तुलना की जाए और उसमें तुलना करने वाले शब्द भी हों एज लाइक सो,
तो एज लाइक सो जब आ जाएं तो वो फिगर ऑफ स्पीच सिमिली होता है, इसको सिमिली कहते हैं। इसी के साथ बिल्कुल इसके ही समान एक और भी है, देखिएगा छात्रों, इसी के साथ देखते हैं उसको। एक इसके साथ है अगला मेटाफर। मेटाफर भी बहुत आसान है, ये भी आपने खूब पढ़ा होगा पहले। मेटाफर क्या है? सिमिली का ही दूसरा नाम मेटाफर होता है, लेकिन फिर मेटाफर क्यों बना और क्या फर्क होता है दोनों में, ये बड़ी बात समझने योग्य है। अब देखिए इसको हम कहें एक शब्दों में, इट इज एन इम्प्लाइड सिमिली, ये ध्यान रखिएगा। तो ये एक सिमिली का ही रूप है, लेकिन क्या है, इसको हम कैसे पहचानें कि ये मेटाफर है? छात्रों, इसमें पहचानने के लिए कुछ नहीं, ये भी तुलना है और ये भी तुलना है, दोनों एक ही बात है, लेकिन उसमें जो वर्ड यूज किए हैं हमने तुलना वाले, एज लाइक सो, वो नहीं आएंगे इसमें, यहां नहीं आना। देखिएगा अब मैंने एक एग्जांपल लिखना है, लाइफ इज अ ड्रीम, लाइफ इज अ ड्रीम। तो देखिएगा बहुत आसान है इसको समझना, इसका ही संक्षिप्त रूप होता है, यानी इसको छोटा करके, सिमिली को थोड़ा और छोटा कर दें हम, कम शब्दों में कह दें सिमिली के लिए, तो वही मेटाफर बन जाएगा। इसमें लाइफ की तुलना हमने ड्रीम से कर दी, कंपैरिजन किया है, सीधी सी बात है, आप देख पा रहे होंगे लाइफ इज अ ड्रीम, तो लाइफ का कंपैरिजन, लाइफ की तुलना हमने ख्वाब से कर दी है, ड्रीम से कर दी है, लेकिन हमने इसमें एज लाइक सो का यूज नहीं किया है। तो यही बहुत आसान है इसको समझना, इसमें तुलना जरूर होगी, डिफरेंट थिंग्स के बीच में तुलना होगी, लेकिन तुलना करने वाले शब्द एज लाइक सो नहीं होते हैं। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं, जब किसी दो शब्दों के बीच में तुलना की जाए और उसमें तुलना करने वाले शब्द एज लाइक सो पाए जाएं तो सिमिली होता है, लेकिन तुलना की जाए लेकिन शब्द नहीं पाए जाएं तो वो मेटाफर हो जाता है। यानी सिमिली को ही छोटे शब्दों में, कम शब्दों में उसको थोड़ा शॉर्ट कर दें तो वो फिगर ऑफ स्पीच मेटाफर हो जाएगा। और देखते हैं हम कुछ एग्जांपल इसके, देखिएगा। अब देखिएगा, लाइफ इज ए टेल, लाइफ इज अ टेल, लाइफ इज ए टेल टोल्ड बाय एन इडियट, टोल्ड बाय एन इडियट। अब आपने ये सेंटेंस भी पढ़ा होगा, ये शेक्सपियर के एक प्ले मैकबेथ से ली लाइन है। अब देखिए लाइफ के लिए यहाँ पर टेल से तुलना कर दी, लेकिन यहाँ पर एज लाइक सो कहीं यूज नहीं किया सेंटेंस में। लाइफ इज ए टेल टोल्ड बाय इडियट, तुलना तो होगी इसमें। अब देखिए, द कैमल इज शिप ऑफ डिजर्ट, ऊंट रेगिस्तान का जहाज होता है, निश्चित रूप से हमने उसको बता दिया, लेकिन वहां एज लाइक सो का हमने यूज नहीं किया। तो कम शब्दों में हम इसको समझें और हम इसके साथ ही आगे बढ़ें। सिमिली मेटाफर में दोनों में तुलना होती है, लेकिन इसमें एज लाइक सो का प्रयोग करते हैं, मेटाफर में एज लाइक सो का यूज नहीं किया जाता। अब हम बढ़ते हैं अगले फिगर ऑफ स्पीच की ओर। अगला फिगर ऑफ स्पीच हमारा है इसी क्रम में, इसमें हमारा ये शुरू वाले हैं लेकिन पूछे जाते हैं, इसलिए हमें इसको बेसिक को भी लेके चलना है, क्योंकि मुझे कुछ मेरे छात्र भी पढ़ रहे हैं जिन्होंने पढ़ा है इसको, कुछ नए स्टूडेंट्स भी हैं, उनका ख्याल भी रखना है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा बिगनिंग्स के भी हम टॉपिक्स को उठाते हैं। उसके साथ साथ कोशिश ये कि हिंदी में ही मैं सबको डिफाइन करूं। तो देखिए, अब अगला हमारा इसी क्रम में हम चल रहे हैं, तो आता है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन, अब देखिएगा ये जो टॉपिक है पर्सोनिफिकेशन, ये भी आपने इंटरमीडिएट में भी दिया है शायद। तो ये क्या है पर्सोनिफिकेशन में? देखिए, इसमें जो वर्ड है पर्सन, ये पर्सन वर्ड से पता चल रहा है। पर्सन का मतलब क्या होता है? व्यक्ति। तो चीजों, बेजान चीजों में हम जब पर्सन जैसी क्वालिटी दिखाने लगे, जब निर्जीव चीजों को ये पूछा ज्यादा जाता है पर्सोनिफिकेशन। जहां तक इन तीनों की बात करें तो इसमें पर्सोनिफिकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब देखिएगा, अब जैसे उन्होंने कहा पर्सोनिफिकेशन वर्ड से ही शो हो रहा है, यानी जब वस्तुओं में हम पर्सन जैसी क्वालिटी दिखाने लगे, ये नॉन लिविंग थिंग्स को ऐसे रखा जाए जैसे कि वो सजीव हो, निर्जीव चीजों को ऐसे बताया जाए जैसे कि वो सजीव हो जाए। तो सीधी सी बात है, निर्जीव चीजों को जब सजीव बताया जाने लगे तो अब पर्सोनिफिकेशन कहलाता है यहाँ पर। अब देखिए इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम। लेट नॉट एम्बिशन, लेट नॉट एम्बिशन mock their useful toil, useful toil। अब ये लाइन सबने पढ़ी है, एनालॉजी रिटन इन कंट्री चर्च चार्ट की एक लाइन है ये, लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल। तो यहाँ पर एक आसान सा तरीका ये भी है छात्रों पहचानने का, यहाँ कोई निर्जीव करता हो, तो जो मॉक का मतलब मजाक उड़ाना, तो महत्वाकांक्षाओं का उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उनके वर्क का मजाक नहीं, ट्रायल का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। महत्वाकांक्षाएं ऐसे रखी गई हैं जैसे कि व्यक्ति हो,
और आसान उदाहरण रखता हूं दूसरा, देखिएगा लव इज ब्लाइंड। अब देखिए इस सेंटेंस को आप पढ़ें, लव इज ब्लाइंड। ये जो ब्लाइंड होता है वो कौन होता है? व्यक्ति। तो व्यक्ति ब्लाइंड होता है, ब्लाइंड का मतलब आप समझते हैं अंधा। यहां लव के लिए बताया गया है, लव ऐसे रखा गया है जैसे कि कोई व्यक्ति हो। तो सिंपल सी बात है, पर्सोनिफिकेशन का मतलब है निर्जीव चीज को ऐसे रखाया जाता है, ऐसे बताया जाता है जैसे कि वो सजीव हो, पर्सन की तरह। पर्सोनिफिकेशन यहीं से आया, पर्सन की तरह रखा जाए जब निर्जीव चीज को, तो वो पर्सोनिफिकेशन हो गया। लव इज ब्लाइंड, तो यहाँ लव के लिए भी ऐसे रखा गया जैसे कोई व्यक्ति हो, सीधी सी बात है। लेट नॉट एम्बिशन मॉक द फुटाइल, यही है। अब देखिए मैं हिंदी में बताने का और प्रयास करता हूं कुछ एग्जांपल्स के। अफसर एक बार दरवाजा खटखटाता है, तो कभी अफसर दरवाजा नहीं खटखटा सकता, लेकिन हमने उस अफसर को ऐसे रखा जैसे कोई व्यक्ति बन के वो आया है। तो यही पर्सोनिफिकेशन है, यानी वस्तुओं के लिए, थिंग्स के लिए हम ऐसे दिखाने लगे जैसे व्यक्ति, जैसे उनमें गुण आ जाए, पर्सन जैसी क्वालिटीज आ जाए, यही पर्सोनिफिकेशन है। बहुत आसान है इसका, और इसको और समझना है। हम जब देखें कुछ एग्जांपल्स जो ज्यादा पूछे जाते हैं, तो उस क्रम में अगर आप देखें तो इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। जैसे मैं एक सेंटेंस मेरे ध्यान में आता है, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। देखिएगा, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। अनुभव सबसे बड़ा टीचर होता है, अध्यापक होता है। अब देखिएगा जो टीचर होता है वो कौन होता है? व्यक्ति। लेकिन यहां पर किसको टीचर बता दिया गया? एक्सपीरियंस के लिए। सिंपल सी बात है, जब चीजों के लिए, वस्तुओं के लिए पर्सन की तरह रखा जाए, पर्सन के समान रखा जाए, तो वही फिगर ऑफ स्पीच कौन सा हो गया? पर्सोनिफिकेशन हुआ। ये पर्सोनिफिकेशन हो गया हमारा। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। पर्सोनिफिकेशन के बाद देखिएगा पर्सोनिफिकेशन, अगला तो इसके बाद हम देखते हैं एपोस्ट्रोफी का। एपोस्ट्रोफी भी इसी क्रम में आता है। एपोस्ट्रोफी तो एपोस्ट्रोफी से बहुत सारे इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये है, इट इज अ डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड। तो डेड का मतलब समझते हैं आप, मरे हुए या एब्सेंट थिंग्स के लिए, आइडियाज के लिए, यूं समझें आप। इट इज अ डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड। ये किसी मरे हुए व्यक्ति के लिए बुलाना, संबोधन करना, या थिंग्स के लिए बुलाना जिनका होना पॉसिबल नहीं है, उनके लिए आवाज देना, सीधा सा एपोस्ट्रोफी कहलाता है। इसमें एक चीज और है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क भी होता है, ये यूज करते हैं, इस चिन्ह का यूज भी किया जाता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। ये अभी मैं बताऊंगा कुछ डिफरेंस होते हैं, तो उसमें भी ये अलग किसी उस और फिगर ऑफ स्पीच में भी आता है, तो एक्सक्लेमेशन में भी ये आता है। तो लेकिन हम एपोस्ट्रोफी की बात करें तो इसमें ध्यान इतना रखना है, सीधी सी बात है, मरे हुए व्यक्ति के लिए या किसी घटना के लिए ऐसे आवाज देना जैसे वो जीवित है या अब यहाँ प्रेजेंट है। देखिए जैसे मिल्टन, जो एक ही वाज अ ग्रेट पोइट, तो मिल्टन जो है वो 1674 में उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद उन पर एक पोएम लिखी थी वर्ड्सवर्थ ने, तो मिल्टन और इस तरीके से लिखा, दाउ शुडस्ट बी लिविंग, इस तरीके से था, दाउ शुडस्ट बी लिविंग, शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, लिविंग एट दिस आवर, एट दिस आवर। तो ये इस तरीके से मिल्टन को ऐसे संबोधन करते हुए बुलाया जैसे मिल्टन आज भी मौजूद है, जिंदा है। मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, वर्ड्सवर्थ की लंदन पोएम है, उससे ये लाइन रखी है मैंने। कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा जीएस में भी एक चीज लिटरेचर वाले स्टूडेंट्स को फायदा हो जाए, कहाँ से बोला है सर ने, इसलिए मैंने बता दिया, मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। तो मिल्टन के लिए यहाँ पर संबोधन किया गया है। ये देखिए यहाँ पर ये एक्सक्लेमेशन मार्क का भी यूज किया गया है, ये भी एक पहचान है, लेकिन मैंने ये बताया सिर्फ यही नहीं देखे, ये एक्सक्लेमेशन में भी आता है, जो आप आगे पढ़ेंगे फिगर ऑफ स्पीच और होता है, लेकिन इसमें इट इज अ डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, मरे हुए व्यक्ति को संबोधन करते हुए बुलाना। दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं, और देखिएगा एक और है, फ्रेलिटी, thy name is women, thy name is women, thy name is women। तो इस तरीके से हमने बेवफाई परिणाम से, इस तरीके से ये शेक्सपियर का एक प्ले है जो हैमलेट है, हैमलेट से लिए एक सोलिलोकी है, इसमें फ्रेलिटी के लिए ऐसे संबोधन किया गया है। तो जब संबोधन किया जाए, और है जब हम पढ़ते हैं लेमेंट कविता जिसको लिखा है पीवी शैली ने, उस पीवी शैली ने उसमें बोला है वर्ड ओ लाइफ ओ टाइम, इस तरीके से, वर्ड ओ लाइफ, इस तरीके से, टाइम। तो ये हम देखते हैं यहाँ पर, ये हमने संबोधन किया है, तो ये फिगर ऑफ स्पीच कौन सा हो जाएगा?
ध्यान रखिएगा एपोस्ट्रोफी के बारे में बात कर रहे हैं, ये संबोधन करना है एक किसके लिए, मरे हुए किसी अब्सेंट थिंग के लिए बुलाना है। मिल्टन जब डेथ हो जाती है तो उनको वर्ड्सवर्थ ने ऐसे संबोधन किया या बुलाया इस तरीके से जैसे कि वो जीवित हैं और आ जाए, तो इसी तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, ये एपोस्ट्रोफी कहलाता है। ये एपोस्ट्रोफी के बारे में था। अगला हम चलते हैं कुछ जो आने शुरू हो जाएंगे, जितना आप आगे बढ़ेंगे लास्ट तक ही वीडियो देखिएगा आपको और इंपॉर्टेंट मिलते चले जाएंगे। इसी क्रम में एक है यूफेमिज्म, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूफेमिज्म देखिए छात्रों, यूफेमिज्म, तो जो यूफेमिज्म की हम बात करते हैं, यूफेमिज्म ये एक इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है। यूफेमिज्म, इसको ध्यान रखना है। टू से यानी बोलना, अनप्लेजेंट थिंग्स, ये जो अनप्लेजेंट थिंग्स हैं, अनप्लेजेंट थिंग्स यानी ऐसी बातें जो हमें अच्छी ना लगे, इन अ प्लेजेंट वे, इन अ प्लेजेंट वे। तो प्लेजेंट वे, अब देखिएगा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहां से, यानी अनप्लेजेंट थिंग्स को एक प्लेजेंट वे में बोलना, एक ऐसी बातें जो अच्छी नहीं लगती हमें और वो अच्छी ना लगने वाली बातों को, खराब बातों को अच्छे तरीके से बोल जाना। बहुत आसान है, देखिएगा अब जैसे मैं हिंदी में बताता हूं आपके लिए क्या है ये। अब किसी व्यक्ति को आज के समय में बुढ़ा कहलवाना, थोड़ा आपकी भाषा में समझाने के लिए मुझे ये शब्द यूज करना पड़ रहा है। बुढ़ा कहलवाना किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर आप उससे थोड़ा सा कह देते हैं उम्र दराज है नहीं है, तो उसको बुरा नहीं लगता, ठीक है। ठीक उसी तरीके से मोटा कहलवाना किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर जरा उससे कह दीजिए थोड़ा हेल्दी है तो कोई दिक्कत वाली जाती है। तो ठीक वही तरीके, बात वही कहनी है, हमें तरीका सही कर देना है। इसी को यूफेमिज्म के नाम से जाना जाता है। ग्रामर वाले सेक्शन में मैं आपको और बताऊंगा जहां कहीं ये वर्ड यू आ जाए, इस यू का मतलब अच्छे से होता है। यू का मतलब किससे होता है, अच्छे से। जैसे इससे बनने वाले वर्ड हैं यूथेनेसिया, यूफेमिज्म, यूरेका और यूफोनी, यूलॉजी, जहां ये यू वर्ड आ जाएगा दैट मीन्स समथिंग गुड, ये होता है। तो अच्छे शब्दों में खराब बात कह देना। अब देखिएगा एक शब्द में एक सेंटेंस लिखता हूं, जैसे एक सेंटेंस इसमें है he has fallen asleep। अब ये सेंटेंस मैंने कोशिश की जो एग्जाम से पूछे जाते हैं वही रखे जाएं, तो he has fallen asleep। अब इसमें जो fallen asleep का मतलब यहाँ पर किससे है, he has died, वो क्या हो चुका है, मर चुका है। तो डायरेक्ट मरना कहना अच्छी बात सी नहीं लगती, तो उन्होंने उस तरीके से बोला fallen asleep। देखिए अब दूसरी तरीके से he is telling अ फेयरी टेल। फेयरी टेल जो बोला जाता है आप समझते हैं झूठी के लिए, झूठी कहानी। तो अब फेयरी टेल का डायरेक्ट हमने नहीं कहा वो झूठ बोल रहा है, हमने क्या बोला यहाँ पर ही इज टेलिंग, लाई नहीं बोला हमने, थोड़ा अच्छा सा नहीं लगता है झूठ बोल रहा है वो, हमने थोड़ा सा बात वही कही है, हमने फेयरी टेल बोल दिया। फेयरी टेल का मतलब भी झूठ से ही होता है, ध्यान रखिएगा। तो अनप्लेजेंट थिंग्स को प्लेजेंट तरीके से बोल जाना। और देखिएगा और एग्जाम्पल लिखते हैं हम इसमें, ही इज नो मोर। अब नो मोर का मतलब क्या हो जाता है, मर जाना, ही इज नो मोर। या दूसरा अब डेथ के ही हैज पास्ड अवे, ही हैज पास्ड अवे, वो पास अवे का भी मतलब क्या हो जाता है, आपने सबने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, पास अवे का मतलब भी मर जाना, लेकिन हमने डायरेक्ट मर जाना नहीं लिखा, ये अच्छा सा नहीं लगता। तो हम कोई भी खराब बात हो उसको सही तरीके में प्रस्तुत कर दें, वो बात उसको खराब नहीं लगे, यही यूफेमिज्म कहलाता है। हम उसको डायरेक्ट मोटा नहीं कहें, थोड़ा हेल्दी कहें, तो दैट इज कॉल्ड यूफेमिज्म। आई होप आप समझ गए होंगे। अगला वाला देखते हैं। इसके बाद अगला हम देखते हैं एलिट्रेशन। तो एलिट्रेशन जो साउंड पर बेस्ड होता है, एलिट्रेशन में क्या है, एलिट्रेशन ध्यान रखना है, इट इज द रिपीटेशन, ये रिपीटेशन होता है, रिपीटेशन ऑफ द सेम साउंड और लेटर, ध्यान रखना है। ये सिलेबल का भी रिपीटेशन होता है, ये सेम साउंड और लेटर का रिपीटेशन को हम क्या बोलते हैं, एलिट्रेशन के नाम से जानते हैं। ये साउंड पर बेस्ड फिगर ऑफ स्पीच है। जैसे देखिए एक मैंने सेंटेंस लिखा, शी सेल्स, व्हाई द शी शोर। अब देखिएगा इसका उच्चारण करना भी, शी सेल्स बाय द शी शोर। अब ये जो लिखा है हमने, देखिए बार बार ये एस आप देख रहे हैं, जो ये एक ही साउंड को रिपीट किया जा रहा है, यही एलिट्रेशन है। एक हिंदी में कोई भी है
तो हिंदी में कोई भी साउंड हिंदी में भी हो सकता है जिसको हम बार बार एक ही साउंड, एक ही आवाज को दोहराएं, तो वो फिगर ऑफ स्पीच एलिट्रेशन के नाम से जाना जाता है। अब देखिए एक और है, शेक्सपियर की एक लाइन है, फुल फैथम 5, इस तरीके से है, 5 दाई फादर लाइज, तो ये भी यहाँ पर दिया है फुल फैथम, फिर ये एफ बार बार दिया है, फुल फैथम 5। तो ध्यान रखिएगा छात्रों, बहुत आसान है। एलिट्रेशन क्या है? इट इज द रिपीटेशन ऑफ द सेम साउंड लेटर, एक ही लेटर सिलेबल को दोहराना बार बार, और यहाँ जैसा कि हमने एस ये दिया है, इसी को हम बार बार लेटर को दोहराए जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एलिट्रेशन। और यही फुल फैथम 5 हम देखते हैं, इसमें हम यहाँ पर एफ जो दिया है इसका दोहराव करना, तो एक ही साउंड, एक ही सिलेबल को बार बार दोहराना एलिट्रेशन के नाम से जाना जाता है। आप समझ गए होंगे शायद, बार बार ये एलिट्रेशन कहलाता है। इसी क्रम में हमारा एक और है फिगर ऑफ स्पीच, देखिएगा ये भी काफी इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है। ये अगला है पैराडॉक्स। इसमें पैराडॉक्स में क्या है? इट इज अ स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट है, इट इज अ स्टेटमेंट दैट लुक्स, ये एक ऐसा स्टेटमेंट दैट लुक्स ऑब्जर्व, जो भद्दा दिखाई दे, देखने में तो भद्दा लगे, बट इज वैल्यूएबल, जो एक वैल्यूएबल होता है, जिसका एक सेंस होता है। एक ऐसा स्टेटमेंट, सीधे शब्दों में समझे, कि ऐसा स्टेटमेंट जो दिखने में बिल्कुल भद्दा लगता है। पैराडॉक्स खूब पूछा जाता है। जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट फेमस कोट है, फेमस लाइन है, शेक्सपियर वर्ड्सवर्थ की कविता की है, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, बच्चा आदमी का पिता होता है। अब आप देख रहे हैं ये स्टेटमेंट यही है, पैराडॉक्स। ये देखने से स्टेटमेंट ऐसा लग रहा है कि बेतुका है, बेतुका यूं लग रहा है, इसमें कोई तो देखिए, बच्चा आदमी का पिता कैसे हो सकता है? आदमी तो हो सकता है बच्चे का पिता, अब यहाँ कैसे लग? लेकिन ये स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट की खास बात ये होती है छात्रों, इसमें देखने में तो बहुत भद्दा लगता है, लेकिन इसका एक यूजफुल सेंस होता है। एक यूजफुल सेंस क्या है? यहाँ वर्ड्सवर्थ ने ये बताने की शायद कोशिश की है कि बच्चा जो होता है, जिस तरीके से वो सीखेगा कल को वही आदमी बन जाएगा, इसलिए उसने कहा बच्चा आदमी का पिता होता है। यानी बच्चा जो सीखेगा वो चोरी जैसी आदत उसकी बनती चली जाएगी, वही बड़ा होकर वो आदमी बनेगा। अगर वो आप शुरू में अच्छा इंसान बने बातें सीखेगा तो एक अच्छा इंसान, मैन ऑफ प्रिंसिपल बनेगा, मैन ऑफ लेटर्स बनेगा। तो इसी तरीके से उसने ये दिखाने की कोशिश की कि जो बच्चा सीखता है वही आगे बनता है। यही स्टेटमेंट हमें सुनने में तो बेतुका लगा, लेकिन इसका यूजफुल एक सेंस होता है। तो इसी तरीके से कोई भी बात अगर जो यूजलेस लगे, तो अब इस तरीके से उसको दिखाया जाता है। अब देखिए एक और स्टेटमेंट है, देयर इज नो वन सो पुअर, इतना गरीब नहीं होता कोई भी, एज वेल्दी माइजर। अब देयर इज नो वन सो पुअर, कोई भी इतना गरीब नहीं होता है जैसे कि पैसे वाला। आप समझ पा रहे होंगे, शायद उधर दिख नहीं रहा जाता, लेकिन मैं बोल रहा हूं देयर इज नो वन सो पुअर, इतना गरीब कोई नहीं है, एज अ वेल्दी माइजर, जैसे कि पैसे वाला जो कंजूस होता है, पैसे वाला जो व्यक्ति कंजूस होता है, उतना गरीब कोई नहीं होता है। अब देखिए एक जो विरोधी लगे, जिसका जैसे हमने लिखा वार इज पीस, अब देखिए इसमें वार इज पीस, ये युद्ध शांति है। युद्ध शांति कैसे हो सकता है? सुनने में ये बात बहुत बेतुकी लग रही है, लेकिन सीधी सी बात है, जो बात सुनने में तो बेतुकी लगे लेकिन उसका सेंस बहुत यूजफुल हो, उसका जो पीछे का भाव है वो बहुत यूजफुल हो, वैल्यूएबल हो, वही आपका पैराडॉक्स के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि जो पैसे वाला व्यक्ति अगर कंजूस हो जाए तो उससे ज्यादा गरीब कोई नहीं हो सकता। ठीक उसी तरीके से बच्चा आदमी का पता नहीं, जो बच्चा सीखता है वही वो आगे बढ़ के बनता है। यही पैराडॉक्स के एग्जांपल्स थे। आप समझे, जो बेतुकी लगती है बात लेकिन उसमें सेंस होता है। दैट्स ऑल।